दुनिया के जिस मुल्क में भी यहूदी मौजूद हैं वहाँ एगलर के मेंबर भी मौजूद हैं, जिसकी एक मिसाल मरजाना है। मरजाना यहूदी है और उसे यहाँ देखकर मुझे हैरत हुई है। ये तो रैंडल के साथ CIA में हुआ करती थी। दोनों के ताल्लुकात इस कदर गहरे थे कि इनका आपस में शादी कर लेना यकीनी था। इंतहा यह है कि रैंडल के साथ साथ मरजाना ने भी CIA से इस्तीफा दिया था। मैं सन्नाटे के आलम में ये सब कुछ सुन रहा था। तहजीब बड़ी धमाका खेज इतलात फराहम कर रही थी। यह तस्वुर बड़ा सनसनीखेज था कि कोई शख्स मेरी जान लेने के दर पे है और इसी मकसद के लिए उसने पूरी दुनिया में मेरे वास्ते जाल बिछा रखा है। मैं किसी भी वक्त बेखबरी में इस जाल में फंस सकता था। तहजीब ने कहा, तुमसे इंतकाम लेने के लिए रैंडल तुम्हारी तलाश में निकल खड़ा हुआ। शुरुआत उसने शाम से की थी। वहां से तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करना उसके लिए कोई मसला नहीं था, लेकिन इन मालूमात से वो कोई बड़ा फायदा हासिल न कर सका। ये तस्दीक तो हो गई कि ओलिव हार्वर्ड और उसके तमाम साथियों की मौत के जिम्मेदार तुम ही थे। उसने ये भी मालूम कर लिया कि तुमने वहां से बैरूत का रुख किया है, लेकिन उसके बाद ब्लैकआउट था। मालूमात अगर हासिल हो सकती थी तो सिर्फ तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से ही हो सकती थी, और ये वो मकाम है जहां हर यहूदी के पर जलने लगते हैं। फिदाइन से किसी किस्म की मालूमात का हुसूल तकरीबन नामुमकिन है। फिर बैरूत के हालात ऐसे नहीं थे कि रैंडल वहां से कुछ मालूम कर पाता, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। ताहम उसे यकीन हो गया कि तुम्हारी तलाश का काम वो तन्हा नहीं कर सकेगा। इसीलिए उसने एगलर नामी तंजीम कायम करने का फैसला किया ताकि तुम्हें मुनज़्ज़म तरीके से तलाश किया जा सके। तुम्हें तो अंदाजा है कि किसी यहूदी के लिए इस किस्म की तंजीम कायम करना कोई मसला नहीं होता। यहूदियों के पास दौलत की कमी नहीं है और वो अपनी तमाम तर फितरी कंजूसी के बावजूद इस किस्म के कामों के लिए दिल खोल कर पैसा खर्च करते हैं। चुनाचे जब रैंडल अपना मंसूबा लेकर चंद यहूदी सरमायादारों के पास पहुंचा तो उन्होंने फौरन ही इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी तिजोरियों के मुंह खोल दिए। रैंडल ने दुनिया के तमाम अहम ममालिक में अपने एजेंट तुम्हारी तलाश पर मामूर कर दिए। इन एजेंटों को उमूमन कुछ नहीं करना पड़ता। इनका काम सिर्फ इतना है कि जैसे ही इन्हें तुम्हारे बारे में कोई इत्तला मिले वो फौरन हेडक्वार्टर को मुत्तला करें। इतने से काम के इवज उन्हें भारी मुआवजे अदा किए जाते हैं। मैंने मुतहय्यराना लहजे में सवाल किया, ये सारी मालूमात तुम्हें कैसे हासिल हुई? तहजीब मुस्कुराई, बोली, हम खुद तुम्हारी तलाश में थे। रैंडल की बनिस्बत हमें तुम्हारे बारे में आसानी से मालूमात हासिल हो गईं, और इसकी वजह सिर्फ ये थी कि सब जानते हैं कि हम तुम्हारे साथी हैं। इसी दौरान हम पर यह मुनकशिफ हुआ कि हमारे अलावा भी कोई तुम में दिलचस्पी ले रहा है। बस वहीं से हमने अपनी तवज्जो उस शख्स पर मरकूज कर दी और फिर उसके बारे में बड़ी बारीक बीनी से तफ्तीश की गई। रैंडल पर हाथ डालना आसान नहीं था, इसीलिए हमने सिर्फ उसकी निगरानी पर इक्तिफा किया। चूंकि तुम्हारी तलाश की हद तक हमारे मकासद एक ही थे, इसलिए उस पर नजर रखना और भी ज्यादा जरूरी हो गया था, ताकि अगर तुम पहले उसकी नजरों में आ जाओ तो हमारी निगाह से भी ओझल न रहो। फिर यह हुआ कि तुम इसराइल के कॉनकोर्ड अगवा करके इराक पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद तुम्हारी शख्सियत पूरी तरह उभर कर सामने आ गई। मैंने हैरत से कहा, मैं तो इराकी आर्मी इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा था। फिर ये राज किस तरह खुला? तहजीब ने एक तवील सांस लेकर कहा, अदनान अब्बासी के जरिए। वो बदबख्त यहूदियों के लिए भी काम कर रहा है। उसी के जरिए रैंडल हार्वर्ड को तुम्हारे बारे में मालूम हुआ। हमें तो बहुत बाद में इल्म हुआ कि तुम यहाँ हो। मुझे हैरत है कि इतनी राजदारी बरतने की क्या जरूरत थी कि हमें भी तुम्हारे वजूद से बेखबर रखा गया। तहजीब का लहजा शिकायती हो गया। मैंने कहा, मुझे तो खैर ये भी मालूम नहीं था कि तुमने मेरे बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिशें भी की थी, लेकिन ये हकीकत है कि मैंने तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के लिए बशर्ते राजदारी ही काम करना कबूल किया था। राजदारी की इंतहा का अंदाजा इस बात से कर लो कि तैयारे के अगवा में हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद भी इस बात से बेखबर थे कि मैं भी इस मंसूबे में शरीक हूँ। तय ये हुआ था कि एक भी गैर जरूरी फर्द को मेरे बारे में नहीं बताया जाएगा। मंसूबे में अमली तौर पर हिस्सा लेने वाले भी पूरे मंसूबे से बेखबर थे। इस हद तक राजदारी न बरती जाती तो कामयाबी के इम्कानात बहुत कम हो जाते, लेकिन मुझे अदनान अब्बासी पर हैरत है। तहजीब ने मुतनफ़िराना लहजे में कहा, ऐसे बदतैनत लोगों की कमी नहीं है जो हकीर फायदों के इवज दुश्मन के हाथ मजबूत कर रहे हैं। यहूदियों के पास दो हथियार हैं, पैसा और लड़कियां, और वो इन दोनों हथियारों को मुसलमानों के खिलाफ भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा, यही तो अफसोसनाक बात है तहजीब, हम इसका तदारुक भी नहीं कर सकते। काश मुसलमान मुमलिकतों को ऐसी काली भेड़ों के वजूद से पाक किया जा सकता। तहजीब ने कहा, मुझे इस बात पर हैरत है कि तुम अदनान अब्बासी तक किस तरह पहुंचे। मैं मुस्कुराकर बोला, हैरान होने की जरूरत नहीं है। मुझे ये मालूम नहीं था कि वो यहूदियों के लिए काम कर रहा है। मैंने तहजीब को अदनान से तसादुम की दास्तान मुख्तसरन सुना दी। तहजीब ने मुस्तरिबाना लहजे में कहा, अदनान को तुम्हारी तस्वीर रैंडल ने दिखाई होगी, वरना वो तुम्हें पहचान नहीं सकता था।
मैंने एतराज किया, कहा अगर ये बात थी तो फिर मरजाना मुझे क्यों नहीं पहचान सकी। तहजीब बोली, ये बात इतने यकीन से किस तरह कह सकते हो कि मरजाना तुम्हें नहीं पहचान सकी। मैंने कहा मैंने उसके तासुरात देखे थे, उसकी आंखों में शनासाई का कोई तासुर नहीं उभरा था। तहजीब बोली, तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि उन दोनों में से कोई तुम्हें पहचानता होगा, इसलिए तुम उनके रद्द अमल पर इस अंदाज में गौर भी नहीं कर सकते थे। मैंने कहा लेकिन अदनान अब्बासी का रद्द अमल तो बहुत वाज़ेह था, मरजाना अगर मुझे पहचानती होती तो उसके चेहरे पर कोई तासुर तो उभरता। तहजीब बोली, मत भूलो कि मरजाना एक मंची हुई एजेंट है, उसने अपने तासुरात छुपा लिए होंगे, जबकि अदनान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी बात दिल को लगती है, लेकिन उसका तर्ज अमल आखिर तक ऐसा नहीं था। तहजीब बोली, वो तुमसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, और जो शख्स भी तुमसे इस हद तक वाकिफ होगा वो तुम पर हाथ डालते हुए घबराएगा। मरजाना तो फिर एक औरत है, उसने यही बेहतर समझा होगा कि तुम पर हाथ डालने की बजाय तुम्हारे बारे में रेंडल हार्वर्ड को इत्तला दे दे। लेकिन जब अदनान ने उसके सामने ही तुम्हारा नाम भी ले दिया तो उसके पास कोई चाराए कार नहीं बचा। मैंने कहा मुझे अब भी ये उलझन है कि अगर वो मेरी सूरत आशना थी तो ये बात अदनान अब्बासी के इल्म में क्यों नहीं थी। उन दोनों के दरमियान जिस किस्म के मुकालमे हुए उसे अदाकारी तो करार नहीं दिया जा सकता। तहजीब बोली, अदनान अब्बासी को मरजाना की असल हैसियत का इल्म नहीं था। वो तो एक बासलाहियत औरत थी जो न सिर्फ उसके गिरोह को कंट्रोल कर रही थी बल्कि उसकी जिस्मानी तलब भी पूरी कर रही थी। उसकी किसी और हैसियत से अदनान बेखबर ही रहा होगा। रेंडल ने उसे हाल ही में अदनान के साथ लगाया था ताकि अगर अदनान उससे कुछ बातें छुपाए भी तो वो मरजाना के जरिए उसके इल्म में आ जाएं। मैंने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया, कहा ये बात समझ में आती है, अब तुम बताओ कि मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। तहजीब ने शोखी से कहा, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो, तुम्हारे सामने आकर तो मैं हमेशा खुद को बेबस महसूस करने लगती हूँ। मैं मुस्कुराया, कहा इस बार मामला मुख्तलिफ है, तुम्हारी मालूमात इतनी ज्यादा हैं कि हर फैसला तुम ही को करना है। मैंने कोई कदम उठाया तो तजब्जुब का शिकार रहूंगा। वो बोली, सबसे पहले तो मैं तुम्हें वो अलामत दिखाऊं जिसके जरिए एग्लर के मेंबर एक दूसरे को शनाख्त करते हैं। तहजीब मुझे बेहोश मरजाना के करीब लाई जो अभी तक ड्राइंग रूम में बेहोश पड़ी हुई थी और जिस दौरान मैं और तहजीब गुफ्तगू कर रहे थे। बट ने उसके हाथ पैर रस्सियों से जकड़ दिए थे। तहजीब झुककर मरजाना का लिबास टटोलने लगी। मैंने कहा ये उसका लिबास नहीं है। तहजीब ने मुझे गौर से देखा, बोली, ओह। वो कुछ सोच रही थी। चंद लम्हों के बाद वो दोबारा मरजाना पर झुकी। इस बार उसने मरजाना के बालों में लगा हुआ हेयर क्लिप खोल कर निकाल लिया। वो हेयर क्लिप का उलट पलट कर जायजा लेती रही, फिर उसने क्लिप मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसके हाथ से क्लिप लेकर देखा। हेयर क्लिप के अकब में एक झपटते हुए उकाब की नन्ही सी छवि खुदी हुई थी। मैंने होंठ भींच लिए, कहा तो ये है इनका शनाख्ती निशान, लेकिन ये इसके पास रहने क्यों दिया गया? मैंने कहा था कि इनकी कोई चीज भी इनके पास न रहने दी जाए। तहजीब बोली, इससे अंदाजा कर लो ये लोग आम इस्तेमाल की ऐसी बेजरर चीजों पर अपनी अलामत कंदा करते हैं जिस पर किसी की तवज्जो नहीं जा सकती। जाहिर है एक खातून के हेयर क्लिप से किसी को क्या दिलचस्पी हो सकती है। ये एक ऐसी लाजमी जरूरत की चीज है जो कोई भी जब्त नहीं करेगा। मैंने कहा, तुमने मरजाना को किस तरह पहचाना? क्या तुमने इसे पहले भी कहीं देखा है? तहजीब ने कहा, मैंने इसे मुतअद्दिद बार रेंडल के साथ देखा है। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें पहचानने के बाद इसे कोई मौका नहीं मिला, वरना अब तक रेंडल के आदमी यहाँ यलगार कर चुके होते। मैंने हाथ उठाकर कहा, सुनो तहजीब, मुझे मालूम नहीं था कि कोई ऐसा शख्स भी है जो खुद को ऑलिव हार्वर्ड का जानशीन समझता है। अगर मुझे इल्म होता तो मैं उससे दो हाथ तो जरूर करता। तहजीब बोली, यही तो मैं भी कह रही हूँ। अगर मरजाना की असलियत मालूम होने से कबल इसे जरा सा भी मौका मिल जाता तो तुम खतरे में पड़ जाते। मैंने कहा, तुम क्या समझती हो? क्या मैं खुद को मोशे रेंडल हार्वर्ड से पोशीदा रखने की कोशिश करूंगा? तहजीब मुस्तरिब हो गई, बोली, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम एलानिया उसका मुकाबला करने की कोशिश करोगे, मगर मैं तुम्हें इसका मशवरा नहीं दूंगी। मैंने कहा, क्या तुम मुझे बुज़दिली का दर्स दे रही हो तहजीब? मैं अलल ऐलान उसका मुकाबला क्यों ना करूं? वो बोली, मैं तुम्हें बुज़दिली का दर्स नहीं दे सकती, लेकिन ये क्या जरूरी है कि उससे मुकाबला करने से कबल उसे ललकारा भी जाए? फितने का सर कुचल देना चाहिए, जिस तरह भी मुमकिन हो। मैंने कहा, फिर उसमें और मुझ में फर्क ही क्या रह जाएगा? वो भी तो बेखबरी में मुझ पर हमला करना चाह रहा था। मैंने कहा, यह बताना जरूरी है कि ऑलिव हार्वर्ड रेंडल का आइडियल जरूर था, मगर रेंडल उससे कहीं ज्यादा शफ़ाक और बेरहम है। उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी सर्द मिजाजी है। वो ऑलिव हार्वर्ड की तरह गर्म दिमाग का मालिक नहीं है। ऐसे आदमी से मुकाबला करना आसान नहीं होता। मैंने कहा, यह मेरा ईमान है तहजीब के मेरी कामयाबियां मेरी सलाहियतों की मरहून मिन्नत नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ ताईद इज़्ज़ती है जिसके सबब मैं कामयाब हो जाता हूँ, वरना सलाहियतों के मामले में मेरे मुकाबले पर आने वाले अक्सर हरीफ मुझसे बरतर थे। लिहाजा सिर्फ इस वजह से पीछे हट जाना मुझे गवारा नहीं है कि रेंडल हार्वर्ड एक बासलाहियत और खतरनाक हरीफ है। तहजीब ने बेबसी से कहा,
مجھے معلوم تھا کہ تم نہیں مانو گے، لیکن کیا اپنی حفاظت کا بندوبست بھی نہیں کرو گے؟ میں نے کہا اس طرف سے میں کب غافل رہا ہوں؟ اس وقت بھی نہیں رہا جب تمہارے چہیتے بٹ صاحب حماقتیں فرما رہے تھے۔ تہذیب بولی بعض اوقات بڈ پاگل ہو جاتا ہے، معلوم نہیں اس کے دماغ میں کس قسم کی خرابی ہے، لیکن علی اس کی یہ حماقت تو بڑی مفید ثابت ہوئی۔ میں نے دلچسپی سے پوچھا وہ کیسے؟ تہذیب بولی وہ چاہتا تو ان جھنجھٹوں میں پڑے بغیر نارمن شلوف کو ٹھکانے لگا دیتا۔ ذرا غور کرو یہ کتنا بڑا المیہ ہوتا کہ تم اپنوں کے ہاتھوں مارے جاتے، ہم تمہیں تلاش کرتے رہ جاتے، کسی کو کبھی یہ معلوم نہ ہو پاتا کہ علی یار خان کا انجام کیا ہوا تھا۔ میں نے ایک بھرپور قہقہا لگایا، کہا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا برڈ سے اتنی بڑی حماقت کی توقع کی جا سکتی ہے؟ تہذیب نے نفی میں سر ہلایا، بولی نہیں، عام حالات میں وہ ایک ذہین اور معاملہ فہم آدمی ہے، اس کی عمومی کارکردگی بھی حیران کن ہوتی ہے۔ میں سمجھ نہیں سکی کہ اس نے تمہیں گمنام فون کالیں کیوں کی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی چھٹی حس نے اسے تمہارے بارے میں خبردار کر دیا ہو؟ میں نے کہا میں صرف یہ جانتا ہوں کہ مجھے تائید عزتی حاصل رہتی ہے۔ برڈ نے گمنام فون کالنگ کر کے جس بےہودگی کا مظاہرہ کیا وہ بھی اس کی ایک ادنا سی مثال ہے۔ مرجانہ کسمسائی، وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ تہذیب اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چند ہی لمحوں میں اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے اپنے ہاتھ پیروں کو جنبش دینے کی کوششیں کی مگر اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ مرجانہ غرائی، مجھے کس جرم میں قید کیا گیا ہے؟ مجھے کھول دو ورنہ میں تم لوگوں پر کیس کر دوں گی۔ اس کی اکڑ دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی، جبکہ تہذیب نے پرسکون لہجے میں کہا، اب تمہارا راز نہیں رہا۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں کھولنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس سے پہلے تمہارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں تمام لوگ فلسطینی گوریلے ہیں۔ تہذیب کی بات سن کر مرجانہ حواس باختہ تو ہوئی مگر اب بھی وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے کہا، میں خود بھی عرب ہوں، فلسطینی گوریلوں سے مجھے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ تہذیب نے زہریلے لہجے میں کہا، ہر اس عرب کو فلسطینیوں سے خوفزدہ ہونا چاہیے جو یہودی مفادات کا حامی ہو۔ تم تو خیر ان کی ایجنٹ ہو۔ مرجانہ بولی، یہ الزام ہے، تم میری توہین کر رہی ہو۔ اتنا بڑا الزام لگانے سے پہلے تمہیں تصدیق کر لینی چاہیے تھی۔ میں تم پر حتک عزت کا دعویٰ دائر کر دوں گی۔ تہذیب نے کہا، ضرور کر دینا، لیکن اس کے لیے تمہارا عدالت تک پہنچنا ضروری ہوگا، اور مجھے اس میں شبہ ہے کہ اب دنیا کی کسی عدالت تک تمہاری رسائی ہو سکے گی۔ مرجانہ نے خوفزدہ لہجے میں کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم لوگ مجھے ہلاک کر دو گے؟ تہذیب بے پرواہی سے بولی، ممکن ہے نہ بھی کریں، اس کا انحصار تمہارے رویے پر ہے۔ تمہارا موجودہ رویہ ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پر تمہیں کسی بھی قسم کی رعایت دی جا سکے۔ مرجانہ بولی، لیکن تم مجھ پر الزام کیوں لگا رہی ہو؟ فدائین کی دھمکیاں کیوں دے رہی ہو؟ تم نے مجھے صہیونی ایجنٹ قرار دیا ہے، کیا میں اس پر احتجاج بھی نہ کروں؟ تہذیب نے طنز کیا، بولی، رینڈل ہاورڈ کے حوالے پر تم کیوں بھڑک اٹھی تھی، اور تم نے مجھ پر جو حملہ کیا اس کا کیا جواز پیش کرو گی؟ مرجانہ بولی، میں سمجھی تھی کہ تم موشے رینڈل کی ساتھی ہو۔ مرجانہ کے اس بے ساختہ جھوٹ پر تہذیب ہکا بکا رہ گئی، پھر اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمودار ہوئے۔ وہ بولی، تمہارے اندر جھوٹ بولنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، کم از کم یہ تو سوچ لیا ہوتا کہ علی یار خان کے ساتھ کوئی صہیونی ایجنٹ نہیں ہو سکتا۔ مرجانہ بولی، کیوں نہیں ہو سکتا؟ علی یار خان بھی آدمی ہے، کسی وقت وہ بھی دھوکہ کھا سکتا ہے، یہ کوئی اتنی انوکھی بات تو نہیں ہے۔ تہذیب غصے میں دانت پیسنے لگی، جبکہ میں مرجانہ کے جوابات سے محظوظ ہو رہا تھا۔ تہذیب غصیلے لہجے میں بولی، بکواس مت کرو، تمہارے خلاف یہی ایک بات بہت کافی ہے کہ تم موشے ہاورڈ سے واقف ہو۔ مرجانہ نے ترکی بترکی جواب دیا، واقف تو تم بھی ہو، اگر اسے واقف ہونا جرم ہے تو تم بھی اتنی ہی مجرم ہو جتنی مجرم میں ہوں۔ تہذیب بولی، زبان ترازیوں سے کام نہیں چلے گا مرجانہ، تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم اسے کیوں اور کیسے جانتی ہو۔ مرجانہ بولی، اگر یہ بات تم نے پہلے پوچھ لی ہوتی تو بات اس قدر نہ بڑھتی، میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتی۔ اس کی آواز بھر آ گئی، وہ بہت عمدہ اداکاری کر رہی تھی۔ چند لمحے وہ یوں خاموش رہی جیسے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہو، پھر اس نے دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا۔ بولی، پچھلے سال میں عدنان کے ساتھ یورپ کے دورے پر گئی تھی۔ تفریح کے ساتھ ساتھ عدنان کے پیش نظر اپنے کچھ کاروباری امور بھی تھے جنہیں وہ ساتھ ساتھ نمٹاتا جا رہا تھا۔ جب ہم پیرس پہنچے تو وہاں کے ایک ہوٹل میں عدنان کے ایک دوست نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا تھا۔ اس وقت موشے رینڈل ہاورڈ بھی موجود تھا۔ مجھے اس کی صورت ہی نفرت انگیز معلوم ہوئی تھی، اور یہ معلوم ہونے کے بعد کہ اس کے عزائم کتنے مذموم ہیں، میری نفرت اور بھی گہری ہو گئی۔ مگر ظاہر ہے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ عراق میں ہوتا تو میں ہرگز اسے نہ چھوڑتی، لیکن فرانس جیسے ملک میں اس کے خلاف کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے دخل اندازی کی، کہا، تم کیوں اپنا وقت ضائع کر رہی ہو تہذیب؟ تمہیں یہ بات ویسے ہی سمجھ لینی چاہیے کہ سیدھی طرح یہ کچھ نہیں بتائے گی۔ تہذیب بولی، یہ بات میں بھی جانتی ہوں علی، میں تو یہ چیک کر رہی ہوں کہ یہ کس حد تک جھوٹ بول سکتی ہے۔
जितनी गलत बयानी अब तक ये कर चुकी है, उसके बाद इसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। मरजाना ने एहतजाजी लहजे में कहा, ये सरासर ज्यादती है। मैंने तुमसे कोई गलत बयानी नहीं की। तुम जिस तरह चाहो मेरी बातों की तस्दीक कर सकते हो। मैंने उसका हेयर क्लिप उसकी आंखों के सामने ले जाकर कहा, मिसाल के तौर पर इस हेयर क्लिप के बारे में तुम क्या सच बोलना पसंद करोगी? मरजाना ने डूबती हुई आवाज में कहा, ये तो मैंने बसरा की एक दुकान से खरीदा था। इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? तेजी बोली, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये तो बजाय खुद एक दास्तान है, CIA के एक एजेंट की अपनी तंजीम कायम करने की दास्तान। मरजाना बोली, तुम लोग मोमो में गुफ्तगू कर रहे हो, ये एक आम हेयर क्लिप है। मैंने कहा, मैं कह रहा हूँ कि इस पर एक दास्तान रकम है। अगर तुमने मेरी बात से इत्तेफाक न किया तो मजबूरन मुझे एक और दास्तान रकम करनी पड़ेगी जो तुम्हारे जिस्म पर होगी। ये दास्तान रकम करने के लिए किसी कलम की जरूरत नहीं होगी, इसलिए कि ये तो लोहे की गर्म सलाखों और हंटरों की मदद से रकम की जाएगी। बट ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए कहा, क्या तुम लोग बातें ही करते रहोगे? खाना खाने का इरादा नहीं है? मैंने कहा, जरूर खाएंगे बड, तुम उसका इंतजाम करो, हम खाने के लिए चलते हैं। बड ने मरजाना को ड्राइंग रूम से हटवा दिया। मैं और तहजीब खाने के कमरे में पहुंच गए। खाने की मेज पर हमारे साथ बड के अलावा और कोई नहीं था। खाने के दौरान तहजीब ने बड से कहा, अली ने मुझे तुम्हारी हिमाकतों के बारे में बताया है। तुम्हें गुमनाम फोन कॉलिंग करने की क्या जरूरत थी? इन्हीं हिमाकतों के लिए मैंने तुम्हें इंचार्ज बनाया था। बड बुरी तरह झिप गया। बोला, मैं खुद इस बात पर गौर करता रहा हूँ मैडम। समझ में नहीं आता कि मैंने वो हरकत क्यों की थी। मैंने उसकी बात काट कर कहा, हालांकि तुमने दलीलें देकर मुझे कायल करने की कोशिश की थी कि जो कुछ तुमने किया वही दुरुस्त था। बड ने मुहक्किकाना अंदाज में कहा, अक्लमंद और बेवकूफ में यही तो फर्क होता है चीफ। अक्लमंद अपनी हिमाकत को दलीलों से छुपाने की कोशिश करता है, बेवकूफ ये नहीं कर सकता। मैंने कहा, गोया तुम अपनी हिमाकत का बरमला एतराफ कर रहे हो। वो बोला, जब अपने से ज्यादा अक्लमंद लोगों से वास्ता पड़े तो यही करना पड़ता है। लेकिन मैंने इस पर बहुत गौर किया है चीफ। इसके सिवा कुछ समझ में नहीं आता कि अभी तुम्हें मजीद जिंदा रहना था, वरना मुझसे ये हिमाकत ना होती। तहजीब ने कहा, जो होना था वो तो हो गया, अब अपने आइंदा कदम पर गौर करो। मेरी राय में हमें ये जगह फौरन छोड़ देनी चाहिए। बड ने हैरत से कहा, क्यों? यहाँ क्या परेशानी है? मुफ्त की जगह मैसर आ गई है, हम क्यों इसे छोड़कर कुफराने नेमत के मुर्तकिब हों? तहजीब बोली, इस किस्म के खाली मकानात में रहना ठीक नहीं है। मकीन किसी भी वक्त लौट कर आ सकते हैं। बेहतर यही है कि हम किसी होटल में मुंतकिल हो जाएं। मैंने कहा, कम से कम आज तो ये मुमकिन नहीं होगा, इसलिए कि अदनान अब्बासी हमारी कैद में है और उसके बारे में कोई फैसला करना है। बड बोला, फैसला क्या करना है चीफ? एक गोली में उसका काम तमाम हो जाएगा। मैंने तल्ख लहजे में कहा, ये इतना आसान नहीं है। उसकी गर्दन पर सोनिया का खून है जो मैं किसी सूरत भी माफ नहीं कर सकता। तहजीब बोली, तुम दुरुस्त कह रहे हो, वो वाकई सजा का मुस्तहिक है, लेकिन उसे सजा देने के लिए कोई और तरीका भी तो इख्तियार किया जा सकता है। मैंने कतईयत से कहा, तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, मैं फिलहाल यहीं रहूंगा। तहजीब ने आहिस्ता से कहा, मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने तो महज एक तजवीज पेश की थी। मैंने कहा, मैंने तुम्हारी तजवीज से इख्तिलाफ तो नहीं किया, बल्कि मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अली ग्रुप के बकिया अरकान को वापस ही भेज दो। तहजीब ने बड की तरफ देखा, बोली, ठीक है, अब उनकी यहाँ कोई जरूरत भी नहीं है। बड ने मुस्तैदी से कहा, मैं इन सब की वापसी का इंतजाम किए देता हूँ, मगर ख्याल रहे कि बड खुद वापस नहीं जाएगा। तहजीब ने हंसकर कहा, तुम्हारा शुमार अली ग्रुप के अरकान में होता ही कब है? तुम तो अली ग्रुप के बानियों में से हो। खाने के बाद बड तो अली ग्रुप के अरकान की रवानगी के इंतजामात करने निकल गया और मैं तहजीब के साथ ख्वाबगाह में आ गया।